टॉपिक है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव. So this is our today's topic. Amplitude of resultant wave. Amplitude of the resultant wave produced due to superposition of two wave. Superposition of two wave है ना, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. ये आ रहा है. तो दिस इज द मेन हेडिंग आज की, ध्यान से समझना. अच्छा, जो टॉपिक मैंने डाला, हेडिंग जो डाला, इसका मीनिंग समझे तुम लोग? क्या है इसकी मीनिंग? हेडिंग की मीनिंग समझ गए? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव. इसका मतलब समझे बेटा क्या है? इसकी हेडिंग समझे? अरे हेडिंग समझ गए कि नहीं? क्या है इसका मतलब? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव. वैसे तो मोर देन टू वेव का भी सुपरपोजिशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव का सुपरपोजिशन देख रहे हैं और लिमिटेड कर दी अपन ने केस. सिर्फ यहाँ पे टू वेव अपन ने ले लिए, ठीक है ना, क्योंकि बाकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना हो जाती है. तो यहाँ पे अपन कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर टू वेव of same frequency. Consider two wave of same frequency. ठीक है ना? Same frequency. Consider two wave of same frequency. एक वेव है y1 is equals to a1 sin, फिर आप लिखोगे ओमेगा टी माइनस के एक्स. ओके. और दूसरी वेव आप लिखोगे y2 इक्वल्स टू a2. फर्स्ट वाली वेव का एम्पलीट्यूड a1, दूसरी वाली वेव का a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. मतलब बेटा दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं. यहाँ पे both the wave traveling along the same direction या nearly parallel अपन बोल सकते हैं. यहाँ पे जैसे ये एक सोर्स से वेव जनरेट हो रही S1 और ये दूसरे सोर्स से वेव जनरेट हो रही है और ये कोई पॉइंट P है. ये दोनों बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं. ठीक है, दोनों सोर्स एक दूसरे के क्लोज हैं. तो आप ये ट्रीट कर सकते हो कि यहाँ पे जब वेव पहुंच रही है या जब डिस्टरबेंस P पॉइंट पे पहुंच रहा है तो लगभग पैरेलल है या एक्स डायरेक्शन है. दोनों सोर्स से जो वेव जनरेट हो रही है ये इस तरह से, एक वेव y1 एक वेव y2 नियरली पैरेलल है, मतलब दोनों वेव. इसलिए मैंने x लिख दिया यहाँ पे. ठीक है ना? ये मत सोचना सर कि x एक्सिस. दोनों नियरली पैरेलल या एक बिल्कुल जो सोर्स है एक दूसरे के बिल्कुल पास में, और किसी पॉइंट P पर आकर ये वेव एट एनी टाइम T पर सुपर इम्पोज होती हैं. तो बेटा जब जो वेव S1 और S2 सोर्स से आकर P पॉइंट पर सुपर इम्पोज होंगे तो दोनों वेव में कुछ फेस डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग पाथ ट्रेवल करते हुए दोनों वेव आती हैं. तो एट टाइम T पर अगर बात करोगे, ठीक है, एट टाइम T पर, क्योंकि दोनों की पोजीशन एक जैसी है x,
एट टाइम t पर जो रिजल्टेंट वेव बनेगी एट p पर, तो एट p resultant displacement is vector sum of displacement produced by each wave। मतलब आप y इक्वल्स टू लिखोगे वेक्टर सम y1 प्लस y2 आप लिखोगे, तो p पॉइंट पे जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट से जो वेक्टर सम बनेगा उसके इक्वल आएगी। आप इस तरह से इसको ध्यान रखो। समझ गए कि कोई डाउट है? अरे भाई समझ गए, डाउट है? हेलो, समझ गए, डाउट है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही बेटा? यस सर। हाँ, पी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ रहा, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ अभी, और यहाँ पे देखो अभी सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देना। हाँ, ये मेरी उंगली के पास में कोई पॉइंट है, एक वेव यहाँ पर से आ रही जनरेट होते हुए, एक वेव ये इस तरह से, और एक वेव नीचे से आ रही, मतलब दो वेव आ रही है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, जैसे एक वेव यहाँ से, एक वेव यहाँ से जनरेट होते हुए आ रही है ऐसी, और दूसरी वेव यहाँ से ऐसी आ रही। तो यहाँ पे जब दोनों वेव मिल रही है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का जो ऑसिलेशन है वो इंडिविजुअल वेव किस तरह से, जैसे ये वाली वेव के कारण यहाँ पे अलग डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का ऑसिलेशन, फिर ये वाली वेव यहाँ पे पहुंची, ये भी इस पार्टिकल पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगी। तो इस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों वेव के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब आपको इस तरह से देखना है। अभी समझ गए? मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल रेस्ट पे, लेकिन एक वेव इस तरह से आ रही है, तो अगर ये वेव यहाँ पर पहुंची, ये पल्स यहाँ पहुंची, तो ये पार्टिकल अपनी जगह पे क्या होता है, ऑसिलेट होने लगेगा ना। तो ऐसे मीडियम के सारे पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं ट्रांसवर्स वेव के लिए। अब दूसरी वेव कोई उसी के पास से आ रही, बिल्कुल इस पे जाके मिली या यहाँ पे पहुंचा वो डिस्टरबेंस, तो अब यहाँ पर का जो डिस्टरबेंस होगा वो दोनों वेव के इंडिविजुअल डिस्टरबेंस के वेक्टर सम के बराबर होगा या डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। समझ गए? अरे भाई समझ गए ये? हेलो, समझ गए मैंने जो डिस्कशन किया अभी कि नहीं? समझ गए? ओके। अभी जैसे देखो ये एक स्पीकर है, मान लो, है ना, दिख रहा है आपको, यहाँ से कोई साउंड वेव आ रही है, ये ऐसी कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन वाले। तो यहाँ पे मीडियम का पार्टिकल क्या होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं, उसमें ऑसिलेट होता है इस तरह से। एक और स्पीकर आप इसके बगल में लगा दो यहाँ पे, है ना, जैसे ये मोबाइल का स्पीकर ले लिया, दोनों में सेम गाना बज रहा है, दोनों में सेम गाना बज रहा है ना, स्पीकर में भी और मोबाइल पे भी सेम, सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे जब यहाँ पर का जो पार्टिकल है वो इसके डिस्टरबेंस के कारण और इसके डिस्टरबेंस के कारण, दोनों के डिस्टरबेंस का रिजल्टेंट फॉर्म पे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। मतलब इसके कारण भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, इसके कारण भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों के इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टरबेंस के वेक्टर सम के बराबर होगा। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? क्लियर हो गया अभी? जैसे जैसे आपने 15 अगस्त या 26 जनवरी में नारे लगाते हो ना, अगर एक बोल रहा है, या फिर जब क्लास करते थे, आप स्कूल में थे, तो जब सारे बच्चे इकट्ठे नारे लगाते तो क्या होता है, और जब सिंगल बच्चा लगा रहा है तो क्या होता है? ऑब्जर्व किए उसको, क्या होता है उसमें, क्या होता बताओ जल्दी से। सारे बच्चे इकट्ठे लगाते तो क्या होता है? आवाज ज्यादा सुनाई दे। हाँ, आवाज ज्यादा सुनाई देती, क्योंकि एक साथ लगाते हैं तो सेम फेज में, है ना, सेम फेज में जब क्रेस्ट आ रहा है तो क्रेस्ट सभी का आ रहा है, तो इसके कारण एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो ज्यादा आवाज सुनाई देती। क्यों? क्योंकि सभी के कारण जो वेव आ रही है उन सबका क्या हो रहा है, वहां पे सुपरपोजिशन हो रहा है, सम हो रहा है,
तो रिजल्टेंट वेव या रिजल्टेंट डिस्टरबेंस क्या होगा वहां पे अलग आएगा। अच्छा, इसमें डिपेंड ये करता है कि वेव का सुपरपोजिशन कैसे हो रहा है, सेम फेज में हो रहा है कि अपोजिट फेज में हो रहा है, इस बात पर भी डिपेंडेंसी होती है। तो अभी स्क्रीन पे देखो आप लोग, स्क्रीन पे S1 और S2 दो सोर्स हैं, दोनों से वेव निकली, Y1 और Y2 सेम फ्रीक्वेंसी की वेव निकली। जब P पॉइंट पर पहुंच रही हैं तो P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों वेव के कारण कैसा आएगा, दोनों वेव के कारण उनका वेक्टर सम होगा। अभी समझ गया बेटा कि कोई डाउट है? हेलो, अरे भाई समझ गए, डाउट है जल्दी बताओ। समझ गए सर। हाँ समझ गए सर। ओके, अगर तो फिर क्या P पॉइंट पे दोनों वेव सेम फेज में आ रही हैं या कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके आया। तो अपन अब एट पॉइंट P पर अगर ऑब्जर्व करें, यहाँ पे मैं सिचुएशन लिख दूं, नाउ एट P पर जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आप लिख रहे हो y, that is given by a1 sin omega t minus k x1 plus a2 into sin ओमेगा टी, सेम टाइम पे आ रहा है इसलिए टाइम को अपन ने चेंज नहीं की है, हाँ, माइनस के इंटू x2। तो इन दोनों के कारण बेटा यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया है। ठीक है, और इसका क्या करना है हमको, यहाँ पे वेक्टर सम करना है दोनों वेव के कारण। तो आपकी टेक्स्ट बुक में क्या किया उसने, x इक्वल्स टू 0 पे ये कैलकुलेशन किया। मान लो P पॉइंट x इक्वल्स टू 0 पे है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे ले रहे हैं आगे की कंडीशन कि लेट एट P x इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के फॉर्म पे बनेगी, जहां पे फाई क्या आ गया, P पॉइंट पे दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया है। भाई कितना फेज डिफरेंस आ रहा है, समझ गए, P पॉइंट पे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, और जो फेज डिफरेंस होता है ये कैसे क्रिएट होता है वो मैं आगे बता रहा हूँ। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, इसका लो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ले लिए? यस सर। अभी पेज नंबर 2 में देखो, अभी आगे का। तो x इक्वल्स टू 0 पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वेव में जो पूरा टर्म होता है, जैसे वेव इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, अगर वेव इक्वेशन है तो बेटा इतना पूरा जो टर्म है यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक का, ओमेगा t से लेके माइनस के एक्स तक का, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड फेज। ये पूरा जो टर्म है ना, ये फेज कहलाता है वेव के लिए। तो वेव की जो फेज है वो टाइम और पोजीशन दोनों का फंक्शन होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज कॉल्ड फेज ऑफ वेव। फेज ऑफ वेव ये दोनों का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन भी और डिस्टेंस का भी फंक्शन है, फेज ऑफ वेव। समझ गए? तो फिर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगी, एट एनी टाइम टी पे, मान लो यहाँ ये सोर्स है एक S1, ये सोर्स है एक S2, ये पॉइंट P है, यहाँ से भी एक वेव पहुंची, यहाँ से भी एक वेव पहुंची, ये इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गया? दोनों सेम t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ से भी वेव ओरिजिनेट हुई, यहाँ से भी, और t टाइम पे दोनों यहाँ पे पहुंच रही हैं दोनों वेव। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? लेकिन एक अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, एक अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है। एट एनी टाइम t पे अपन ये कैलकुलेशन देख रहे हैं वहां पे। क्लियर हो गया अभी? तो पहली वाली वेव के लिए फेस आ जाएगा φ1 इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस के x1, और दूसरी वाली वेव के लिए लिखोगे ओमेगा टी माइनस के x2। समझ गए? तो फेज डिफरेंस मतलब मैं यहाँ पे कर दूं φ1 माइनस φ2, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई या सिंपलीफाई, जिसको आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दैट इज
फेस डिफरेंस आप जिसको बोल रहे हो, अभी समझ गए ना। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या बचेगा आपके पास में, फाई या फिर डेल्टा फाई इक्वल्स टू क्या बचेगा बेटा, के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे फाई वन माइनस फाई टू, मतलब इक्वेशन में बचेगा x2 माइनस x1। और k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा x। तो ये रिलेशनशिप है यहाँ पे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। तो यहाँ पे वैसे आप चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। समझ गए, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में ये रिलेशनशिप है यहाँ पे अपन जो डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो S1 से लेकर P तक और S2 से लेकर P तक पाथ डिफरेंस कितना हो गया और फेज डिफरेंस कितना हो गया, S1 से लेकर S2 तक पाथ डिफरेंस और S2 से लेकर S2 P तक फेज डिफरेंस कितना है 5। तो पाथ डिफरेंस कितना है यहाँ पे, अगर आप पाथ डिफरेंस देख रहे हो, पाथ डिफरेंस बिटवीन S1P एंड S2P इज गिवन बाय, किसके बराबर आएगी इक्वेशन पाथ डिफरेंस की, पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो S2P माइनस S1P, जिसको आपने डेल्टा x लिख दिया, ठीक है। और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप आ गई, आगे से याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, या पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में, इसको आगे से आप लोग डायरेक्ट याद रखोगे, ठीक है, समझ गए ना। तो अब अपन आगे का कैलकुलेशन कर पाएंगे, मतलब जो पेज नंबर 1 का कैलकुलेशन था उसको अपन अब इसके बाद कर पाएंगे यहाँ पे। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशनशिप समझ गए, क्यों ये डिफरेंस क्रिएट होता है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, अलग अलग डिस्टेंस चलने के कारण पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसी के कारण फेज डिफरेंस भी क्रिएट हो सकता है, आप ऐसा बोल सकते हो। क्लियर हो गया। और अगर सेम पोजीशन पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, x की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो टाइम अलग अलग टाइम के कारण भी क्या क्रिएट होता बेटा, फेज डिफरेंस क्रिएट होता, लेकिन वो टाइम के कारण होता है। तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 1 में अपन ने क्या किया था, P पोजीशन पे x इक्वल्स टू 0 पे सोर्स 1 से जो वेव पहुंची थी y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और सोर्स 2 से जो वेव पहुंच रही थी a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, मतलब दोनों के बीच में आपने कितने का फेज डिफरेंस रखा हुआ है, वहां पे 5 का रखा हुआ है। 5 0 भी हो सकता है, और 0 से 2 पाई के बीच में कोई और वैल्यू भी हो सकती है फेज डिफरेंस के लिए, है ना। तो वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसी है, वेव कैसे क्रिएट हो रही है। तो आप लोग अभी इस पेज नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, पेज नंबर 2 का है ना, ले लो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 2 का ले लिए क्या, हेलो, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा। अच्छा, मैं यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना, आपको बुक की मेथड से ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो वेक्टर मेथड आती, वेक्टर मेथड में तो इतना कहानी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन आपकी बुक में जो मेथड दी है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड दी है, तो आपको सॉल्यूशन भी ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा जैसा बुक में दिया है, ठीक है। तो पेज नंबर 3 पे आते हैं, पेज नंबर 3 पे। तो फिर रिजल्टेंट वेव कैसे बनी, सो देयरफॉर एट पॉइंट P रिजल्टेंट वेव y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, मतलब आपके पास इक्वेशन थी a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2
साइन ओमेगा टी प्लस 5 एट पी पे आपने क्या मान लिया, वहां पे x इक्वल्स टू 0 ले लिया। ये वो ओरिजिन पे ही आप सब पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है ना, किसी दूसरी पोजीशन पे नहीं कर रहे, नहीं तो इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अब आप बेटा दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो ये रहेगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ ध्यान देना मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग सीधे सीधे लिखना। a2 साइन ऑफ a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी और साइन फाई, यही होता है कि नहीं? हेलो, अरे भाई यही होता है। Yes, sir. हाँ, अब a2 का अंदर मल्टीप्लाई करना है वहां पे, ठीक है, a2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। समझ गए इतना कि कोई डाउट है? अरे भाई समझ गए या डाउट है? समझ गए सर। समझ गए सर। अब इसको सॉल्व करना, ये थोड़ा सा ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यहाँ पे। मैं और वैसे भी अपने को मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ज्यादा बहुत मतलब नहीं होता है। आप इसको ऐसा लिख दो, इस पे a1 प्लस a2 कॉस फाई एक अलग ब्रैकेट में लिख दो, और फिर साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल दिया अपन ने, है ना, साइन ओमेगा टी को, और सेकंड वाले टर्म पे a2 इंटू साइन फाई है और फिर कॉस ओमेगा टी है। ठीक है, क्लियर हो गया? अरे भाई क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, यहाँ तक देखो, ये स्टेप नहीं हुआ। देख वहां पे मतलब जो स्टेप थी ना, फर्स्ट टू स्टेप में से आपने किसको कॉमन निकाल दिया, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई में से आपने साइन ओमेगा टी को बाहर निकाल दिया ना बेटा, ये साइन ओमेगा टी को बाहर निकाल दिया ना यहाँ से, तो कितना बचा, a1 प्लस a2 कॉस फाई बचा, और जो सेकंड वाला टर्म है तुम्हारा वो तो एज इट इज है, उसको कुछ अपन ने छेड़े नहीं, ये वाला टर्म को बस रीअरेंज करके लिख दिए। ठीक है, अभी समझ गए? यस कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। नो सर। नहीं है? ठीक है, तो अगली स्टेप इस तरह से लिख रहे हैं अपन, यहाँ पर y इक्वल्स टू, मैं आगे बताऊंगा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको इतना सब लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं है फिर उसमें। हाँ, y इक्वल्स टू आ जाएगा, ये है a रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a cos थीटा या डेल्टा लिख दो आप, इनटू साइन ओमेगा टी, और प्लस a2 साइन फाई की जगह पे a साइन डेल्टा लिख दो, और cos ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आंसर आ गया a और साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा बन जाएगा, है ना, a को कॉमन निकाल देना, फिर साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा, कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा, तो फिर से फार्मूला बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा का। इस पे a की वैल्यू किसके इक्वल है आपकी, व्हाट इज a cos डेल्टा, ये a cos डेल्टा किसके इक्वल है बेटा, a cos डेल्टा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाई के इक्वल है, और a साइन डेल्टा किसके इक्वल है, a2 साइन फाई के इक्वल है। अभी समझ गए? तो अगर आप इस स्टेप को दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करते हो, ये जो स्टेप आई आपकी लास्ट वाली जिसमें आपने a को कंसीडर किया है, अगर दोनों स्टेप को आप ऐड करते हो स्क्वायर करके, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर बचेगा आपका, a स्क्वायर इक्वल्स टू a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आंसर बचेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2
cos phi आपका आंसर बचेगा। तो ए का आंसर आपका निकल के आ गया। ठीक है, समझ गए इतना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये इतनी जो मैथमेटिकल स्टेप्स किए हैं ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए है, बोर्ड एग्जाम में इनमें मार्क नहीं रहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपको ये स्टेप लिखना है y1 प्लस y2, उसके बाद इतनी पूरी स्टेप आप स्किप कर सकते हो, ये भी स्किप कर सकते हो आप यहाँ करके। ठीक है, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो इतनी, समझ गए कि नहीं। और फाइनली उसके बाद तक भी स्किप कर सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ के बाद ये इतनी स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम में जरूरत नहीं है। आपको कौन सी स्टेप लिखना है, कौन सी स्टेप आपको ध्यान रखना है, उसके बाद में ऑन सॉल्विंग करके ये लिखो आप, और फाइनली ए की वैल्यू लिख दो आप। फिर यहाँ पे ये ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अंदर रूट लग जाएगा, है ना, पूरे टर्म के अंदर। तो ये ए की वैल्यू हो गई। और जो डेल्टा है यहाँ पे tan डेल्टा इक्वल्स टू, दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो, जिसमें आपने a साइन डेल्टा और a कॉस डेल्टा आपने लिखा है, तो दैट इज a2 साइन फाई डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 कॉस फाई के इक्वल है। तो जो मैंने रेड पेन से लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब मैं अगले पेज में डायरेक्ट शॉर्टकट में बता देता हूँ कि कितना आपको लिखना और कितना आपको नहीं लिखना है, कितना आपको डायरेक्ट याद रखना है। और वो आसान है, वो ट्रिक है वहां पे याद रखने की। ठीक है ना, आपने वेक्टर मेथड पढ़ा है ना, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, ये तो मैथमेटिकल टर्म हो गए। आपने पूरा मैथमेटिकली इसको प्रूव किए बिना किसी ट्रिक के, अगले उसमें देखो मैं डायरेक्ट इसको ट्रिक से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना, लेकिन आपको ये 2 स्टेप लिखने, उसके बाद ऑन सॉल्विंग करके लिख दो आप सीधा सीधा कि ऑन सॉल्विंग दिस। बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ही जरूरी होता है। ठीक है, ऑन सॉल्विंग पूरा। और ये जो मैंने ब्लू पेन से मार्क किया वो पूरी स्टेप्स आपकी कोई काम की नहीं है फिर वहां पे। ठीक है, समझ गए। हेलो, अरे भाई समझ गए कि नहीं। Yes, sir. हाँ, अगले पेज पे देखो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पेज में मैं इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक ना, ऑन सॉल्विंग करके। ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट इसका, पेज नंबर 4 पे देखो। हाँ, ले लिए, अरे स्क्रीनशॉट ले लिए क्या। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अभी पेज नंबर 4 देखो। अब पेज नंबर 4। तो आप डायरेक्ट क्या करना, आपको उधर की स्टेप से गायब करना है, एट पी लिखना है। कितना एग्जाम में लिखना वो बता दे रहा हूँ, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 लिखना है। नाउ लेट x इक्वल्स टू 0 पे आप पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो, तो इक्वेशन क्या जाएगी आपकी, मतलब आपको जो पेजेस समझ गया कहाँ से लिखना, आपको सीधे सीधा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे आपका एक सोर्स है S1, एक सोर्स है यहाँ पे S2। ये बनाना जरूरी, लेकिन P पॉइंट पे दोनों से वेव पहुंच रही है, यहाँ से भी एक वेव पहुंची। ठीक है ना, और ये सपोज x इक्वल्स टू 0 अपन ने कंसीडर किया, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, यहाँ से वेव y1, यहाँ से वेव y2। फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2 एट t। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग, अब सीधे आपको ये लिखना ऑन सॉल्विंग, तो y इक्वल्स टू आप इक्वेशन लिखोगे a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, वेयर आपको ये यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी होता है कि a क्या है। सो व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दोनों वेव के कारण जो एम्पलीट्यूड आ रहा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इट इज गिवन बाय
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। ठीक है, ये बहुत जरूरी है लिखना। बीच की स्टेप मैथमेटिकल स्टेप में आंसर मतलब मार्क नहीं होते हैं। इनटू cos फाई, और जो डेल्टा वाला टर्म है यहाँ पे tan डेल्टा विल बी a2 sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, और इसको अगर आपको देखना वेक्टर मेथड से देखना तो ये तो बहुत आसान हो जाता वेक्टर मेथड से। वेक्टर मेथड से कैसे आसान हो जाता, आप दोनों एम्पलीट्यूड को ऐसे ऐड कर दो, ये a1 इधर पे ले लेना और इधर पे क्या आ गया a2, और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, पाई डिग्री का है। तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा, इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये किसके इक्वल आ जाएगा। अभी आप यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे, ये इस तरह से पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दोगे, पैरेललोग्राम लगाओगे ना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए ये। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए आसान है आपके। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बेटा ये बन गया आपका, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये डेल्टा बनता है। अभी समझ गए कि नहीं। तो ये लास्ट की जो 3 स्टेप लिखे अपन ने ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गई यहाँ पे। क्लियर हो गया कि नहीं ऐड करने के बाद। तो बीच की जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो जरूरी नहीं है, ध्यान रखो। बीच की जितनी भी मैथमेटिकल स्टेप थी ऊपर वाले पेज की वो जरूरी नहीं है। ये कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दोनों वेव के कारण कैसा हो रहा है वो अपन ने लिख दिए। अभी समझ गए या डाउट है। हेलो, अरे भाई समझ गए या डाउट है, जल्दी बताओ। समझ गए सर। समझ गए सर। हाँ समझ गए ना, ओके। अब इसके बाद जो कहानी है ना स्पेशल केस की, तो स्पेशल केस में भी यहाँ पे ध्यान रखना फिर अपने को। स्पेशल केस में कि फेस डिफरेंस के कारण जो सुपरपोजिशन होता है उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पे। तो इसके बाद इसमें स्पेशल केस आते हैं। अब स्पेशल केस देखो यहाँ पे डायरेक्ट अपन लिख दे रहे हैं स्पेशल केस। इनको तो सीधे सीधे याद रखना आपको। स्पेशल केस, ठीक है। फर्स्ट, अगर मान लो बेटा फाई इक्वल्स टू कितना है, फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर फेज डिफरेंस 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 प्लस a2। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो जरा। cos फाई की वैल्यू क्या होती है 1, या वो वेक्टर वाला डायग्राम दिख रहा है वहां पे अगर फेज डिफरेंस आपने 0 कर दिया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सीधा सीधा कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 हो जाएगा। दूसरा केस देखो, अगर मान लो फेज डिफरेंस कितने का है, पाई का है, 180 डिग्री का है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 माइनस a2 का मॉड हो जाएगा। फार्मूले में वैल्यू पुट करके देख लो, cos फाई cos 180 कितना होता, -1, तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू -1, मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। फार्मूला किसका बन गया, a1 माइनस a2 का फार्मूला बन गया वो। तो अगर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 माइनस a2। और थर्ड केस, अगर मान लो बेटा फेज डिफरेंस π/2 का है, 90 डिग्री का है, तो डायग्राम से भी देख सकते हो अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का रूट बन जाएगा। अरे भाई समझ गए कि नहीं, हेलो समझ गए या नहीं, कोई डाउट अभी इस पे, समझ यस गए। सर। हाँ, अब इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब है और मिनिमम एम्पलीट्यूड कब है। So therefore, when the amplitude is maximum, resultant होने के कारण a1 plus a2 is the maximum amplitude if phi equals to 0 degree। और मिनिमम एम्पलीट्यूड कब आ रहा है यहाँ पर, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, that is a1 minus a2 का मॉड। और ये कब आ रहा है, if phase difference is phi। 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है और 0 डिग्री के फेज डिफरेंस पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। समझ गए या डाउट है अभी इस पे।
अरे भाई समझ गए, डाउट है पूरा जो डिस्कशन किए अपन ने? हेलो, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो ये जो पेज है लास्ट वाला ये इंपॉर्टेंट है पूरा, मतलब आप ये पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना? अब इसके ऊपर वाले पेज पे अगर अपन आते हैं, पेज नंबर 3 पे, ठीक है, पेज नंबर 3 पे ये पूरा, इसको मत लिखना, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, इसको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना। आपको बोर्ड एग्जाम में कौन सा वाला पेज लिखना है? पेज नंबर 4 लिखना। पूरा डिस्कशन जो है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव का, ये वाले पेज को आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना बेटा, ठीक है? ये ऊपर वाले पेज को नहीं लिखना बोर्ड एग्जाम में, ये एक्सप्लेनेशन के लिए कि टर्म कैसे आए। फिर ये अलग है, यहाँ पे रिलेशनशिप है किसके बीच में? पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में पूछा जाता है 1 मार्क या 2 मार्क के लिए, तो फिर यहाँ से आपको करना है। और सुपरपोजिशन में ये वाला जो पेज है फर्स्ट वाला बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए, और सबसे लास्ट वाला पेज, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव, अगर ये डिस्कशन आता आपका तो कौन से वाले पेज का लिखना? आपको 1 एंड 4 पेज का लिखना, बाकी का आपको नहीं लिखना है। समझ गए? हाँ या ना, जवाब दो ना। Yes, sir. हाँ, Yes, पेज sir. नंबर 1 एंड सिर्फ 4 लिखना है, बाकी नहीं लिखना आपको। फिर अगर रिलेशनशिप आती है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में, तो पेज नंबर 2 लिखना है, अगर ये क्वेश्चन होता आपका ऐसा तो ये वाले पेज को लिखना है। और जो पेज नंबर 3 है वो कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ कैलकुलेशन समझाने के लिए, बट उसमें कोई मार्क आर्क नहीं होते, कुछ भी नहीं रहता उससे। तो 1 के बाद आपको सीधा पेज नंबर 4 लिखना अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा जाता है तो बोर्ड एग्जाम में। समझ गए कि डाउट है अभी भी? हेलो, समझ गए? डाउट है? जल्दी बताओ, समझ गए? Yes, sir. हाँ, तो इसको 2-3 बार करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पूछा जाता है सुपरपोजिशन। 2-3 बार करके देखो और ग्रुप में आप लोग यही होमवर्क को शेयर करना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना? हेलो, और एक और होमवर्क रहेगा आपका, उसको कर लेना।